वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSB का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका आज हम 6th पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी चैनल के ऊपर इस क्वेश्चन पेपर के 5 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हम 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी चैनल के ऊपर इकोनॉमिक्स के डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सोल्व आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय DD से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसकी आपको PDF जो है वो मिल जाएगी। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है और पार्ट नंबर 6 है, इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन डिसीजन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अल्पकाल के अंदर पूर्ण प्रतियोगी जो फर्म होती है अपना डिसीजन लेने के लिए किस चीज़ को कंसीडर करती है या किस चीज़ के बारे में ध्यान रखती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट, कि ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट उत्पादन का एक ऐसा स्तर जो कि आपके प्रॉफिट को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। सेकंड पॉइंट देखिए, हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन, या फिर फर्म का ध्यान इस बात पर होता है कि हमने कितना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना है सेल्स को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आपसे शॉर्ट रन डिसीजन पूछा है। अगर आपने माइक्रो में पढ़ा हो, माइक्रो में आप परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि शॉर्ट रन टाइम का इतना कम समय अवधि होती है कि फर्म का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि वो ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट से ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट का चुनाव करती है कि जिससे पर उसका प्रॉफिट जो है वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो एक फर्म जो होती है शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट को चुनती है, यही उसका शॉर्ट रन का डिसीजन होता है, ना कि वो ये सोचती है कि उसे कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना चाहिए अपनी सेल्स के प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपसे पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में है, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी डील विद साइंटिफिक इश्यूज एंड क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक जितने हमारे इश्यूज होते हैं या क्वेश्चंस होती हैं उनसे डील करते हैं। सेकंड ऑप्शन में बोला है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिस एग्रीमेंट्स अमंग इकोनॉमिस्ट कैन नेवर बी रिसोल्व। यहाँ पर बोला है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट के जो एक क्राइटेरिया होता है। सेकंड ऑप्शन में बोला है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में मान लो दो इकोनॉमिस्ट हैं ए और बी, इनके क्या होता है, ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं और वो बोल रहे हैं कि इसको रिसोल्व मतलब इसको सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता। अब आप पढ़िए कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोगों को पता है हमारी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो साइंटिफिक जो रूल्स होते हैं उन साइंटिफिक इश्यूज पर या हम कहें साइंटिफिक रूल पर डिपेंड होती है। ये साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होती हैं मतलब फैक्ट्स पर निर्भर होती है। फैक्ट्स एंड फिगर, हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा किस में डील करती है, फैक्ट्स में और फिगर्स में, किसी चीज़ की प्रमाणिकता से डील करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, तो हमने कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है एस्टेट इकोनॉमिक्स में भी कि नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें आप देखते हो कि वहाँ पर
अलग अलग हर किसी का जो ओपिनियन होता है ना वो मैटर करता है। किसी भी इकोनॉमिक्स के पॉइंट को लेकर हर कोई अपना ओपिनियन दे सकता है। तो यहाँ पर हम ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो इकोनॉमी में पॉवर्टी से रिलेटेड हो गया, इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ हर किसी का ओपिनियन मैटर करता है और हर कोई अपना एक आइडिया देता है कि उसे क्या इस प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड डू। तो यहाँ पर भी ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिसएग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, इकोनॉमिस्ट के बीच में, और कहीं ना कहीं उसको रिसोल्व मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता, वैल्यू जजमेंट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर सेकंड दोनों ही राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन चेंज इन सप्लाई ऑफ अ गुड अलोंग विथ सेम सप्लाई कर्व में अकर। यहाँ पर बोला गया है कि आपको सप्लाई में चेंज दिखाना है, ठीक है, लेकिन आप जो है उसी सप्लाई कर्व पर क्या रहने चाहिए, उसी पर रहने चाहिए। मान लो ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं आपको कि ये हो गया आपका सप्लाई कर्व। अब आपको चेंज इन सप्लाई किसकी वजह से हो रही है ये बताना है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप उसी क्या है इसी सप्लाई कर्व पर रहने चाहिए, मतलब शिफ्ट नहीं होना चाहिए। आप ए पॉइंट से बी में चले जाओ या बी पॉइंट से ए में आ जाओ, ये क्वेश्चन यही कह रहा है। क्वेश्चन आपको समझ आया? आपसे पूछ रहा है कि आपकी सप्लाई कर्व में चेंज होना चाहिए, सप्लाई चेंज हो जाए और सप्लाई चेंज होने के बाद आप सेम सप्लाई कर्व पर रहो, ये इसके लिए कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से एक तरफ आपकी सप्लाई में चेंज हो जाए, दूसरी तरफ आप उसी सेम सप्लाई कर्व पे रहो। आपको क्वेश्चन समझ आया कि हमारी सप्लाई में चेंज होना चाहिए और हम सेम सप्लाई कर्व पर रहे, इसके लिए कौन सा रीज़न होना चाहिए। हम रीजंस पढ़ते हैं। पहला रीज़न है चेंज इन अ प्राइस ऑफ गुड्स। सेकंड ऑप्शन आपको कह रहा है चेंज इन अ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है नाइदर ए और बी, सेकंड ऑप्शन में आपको बोला गया है ओनली बी, ओनली ए एंड बोथ ए एंड बी। अभी मैंने आप लोगों को बताया हमने एक चीज़ की हुई है, हम क्या करते थे, डिमांड हो या सप्लाई हो, हम एक चीज़ करते थे। मान लो ये डिमांड कर्व है, तो डिमांड कर्व में इतना प्राइस है और इतनी डिमांड है, और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। तो आपने उसी डिमांड कर्व पर जो शिफ्ट मूवमेंट किया है वो किस वजह से किया है, क्योंकि जिस चीज़ की बात हो रही है उसी के प्राइस में चेंज हुआ है। जब ऐसा ही सप्लाई में होगा, सप्लाई में भी तो यही कह रहे हैं वो कि आप सप्लाई में चेंज होना चाहिए लेकिन आप उसी सप्लाई कर्व पर रहने चाहिए। मान लो पहले प्राइस ये है, ये आप सप्लाई कर रहे हो, प्राइस हो गया P1, सप्लाई आपकी हो गई S1। तो आपने देखा सिर्फ आपके सप्लाई कर्व में क्या हुई है, मूवमेंट हुई है, और आपको क्या समझ आता है, आप सेम सप्लाई कर्व पर हो और सप्लाई में चेंज भी हुआ है। ऐसा तभी हो सकता है जब जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसी के गुड्स में प्राइस में, उसी गुड्स के प्राइस में क्या आता है, चेंज आता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है द क्रिएशन ऑफ चॉइस इज डन बाय। अब हमें क्यों चुनना पड़ता है, यहाँ पर क्वेश्चन यही है, द क्रिएशन ऑफ चॉइस, हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस में से क्यों चुनना पड़ता है, क्यों होता है ऐसा। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इमरजेंसी जो है नीड्स की, उसकी वजह से होता है। तो आपको पता है हमारे पास क्या होता है, जो हमारे संसाधन होते हैं ना उनकी क्या होती है, उनकी बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होती है। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को चुनना पड़ता है। अब मान लो मैं कहूँ आपके पास क्या है, दूध की एक थैली है, या तो आप उससे चाय बना लो या फिर आप क्या कर सकते हो, आप उससे दूध या दही जमा लो। तो आपके पास रिसोर्स क्या है, जो आपका दूध है वो स्कार्स रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से आपको चॉइस करनी पड़ेगी, या तो आप चाय बना सकते हो या फिर आप दही जमा सकते हो। तो आपको पता है
जो क्रिएशन ऑफ चॉइस होता है वो इसलिए अराइज होता है क्योंकि हमारे रिसोर्स कैसे होते हैं, स्कार्स रिसोर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच लॉ डिफाइन द डिमांड कर्व स्लोप इज डाउनवर्ड। अब ये कह रहा है हमारा इकोनॉमिक्स का ऐसा कौन सा लॉ है जो आपको ये बताता है कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा क्यों होता है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है, इस वजह से होता है। टोटल यूटिलिटी मिनिमाइज होती है, इस वजह से होता है। डिमिनिशिंग टोटल यूटिलिटी होती है, इस वजह से होता है। या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, इस वजह से होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि हमारा डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है घटती सीमांत उपयोगिता, घटती सीमांत उपयोगिता ही रीज़न है जिसकी वजह से आपका डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वो आपको ये बताता है कि जैसे जैसे आप एडिशनल गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे आपको मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या जाएगी, घटती चली जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी। आपने ये वाला क्वेश्चन कितनी बार किया है? टोटल यूटिलिटी अगर हमारी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल जो यूटिलिटी होती है आपकी वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव है। अब आप सोचिए इलास्टिसिटी में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं जिसकी वजह से आप ये निकाल पाते हो कि अगर हमारा प्राइस 2% से चेंज हुआ तो इनकम में कितने परसेंट या डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आएगा। आप यहाँ पर एक मैथमेटिकल वैल्यू निकाल पाते हो। तो इसीलिए आप हमेशा क्या बोलोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन आपका क्या शो करता है। आपको पता है प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो आपका ये बताता है कि आपके पास कितने रिसोर्स हैं और कितना आउटपुट निकलेगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन आपका हमेशा इकोनॉमिक रिलेशनशिप बताता है इनपुट में और उसके आउटपुट में। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इनपुट मतलब आपके पास कितने संसाधन हैं, आउटपुट मतलब उन संसाधनों को यूज़ करके आप कितना आउटपुट बना पाते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन शो द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर अ गिवन गुड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपको पता है गिवन गुड ऐसी गुड्स होती हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो गिवन गुड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंशन इन सप्लाई रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई डैश क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट डैश प्राइस। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई क्या कहता है, ये हो गया आपका सप्लाई का डायग्राम। एक्सपेंशन क्या कहता है, मान लो ये प्राइस था, इतनी आप सप्लाई करने को तैयार थी। एक्सपेंशन का मतलब होता है सप्लाई का बढ़ना। और सप्लाई का बढ़ना कब, जब उसी गुड्स के प्राइस में चेंज होता है और आप क्या करते हो, सप्लाई को बढ़ा देते हो। तो पहले आप इतनी क्वांटिटी बेच रहे थे और इस ए पॉइंट पर थे, अब आप बी पॉइंट पर आ गए क्योंकि आपके जो गुड है उसका प्राइस बढ़ गया है। और प्राइस बढ़ जाता है तो प्रोड्यूसर हमेशा क्या करना चाहता है, ज़्यादा क्वांटिटी को सेल करना चाहता है। अब यहाँ पर भी क्या है, एक प्रोड्यूसर कब विलिंग होगा सप्लाई करने को, जब लार्ज क्वांटिटी को सप्लाई करता है एट अ डैश प्राइस, ज़्यादा प्राइस होगा, लार्जर क्वांटिटी बेचेगा। कब बेचेगा लार्जर क्वांटिटी, जब क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी
यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट डज द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हैव इन कॉमन विद मोनोपोली। ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एकाधिकार में और एकाधिकार प्रतियोगिता में सेम होती है। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, सेकंड है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब देखो मोनोपोली में तो बहुत सारी फर्म्स नहीं होती, मोनोपोली में तो कोई कुछ फर्म्स होती हैं या एक या दो फर्म होती हैं, मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारी फर्म्स हो सकती हैं। लेकिन आप सेकंड ऑप्शन को देखो, सेकंड ऑप्शन क्या है, मोनोपोली में भी आपका डिमांड का वैसा होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आपका डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मोनोपोली में ऐसा होता है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा ऐसा होता है। तो आप क्या बोलोगे, एक ऐसी करैक्टरिस्टिक्स जो दोनों में पाई जाती है वो है सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि आप क्या करते हो, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की आपको पता है, तो उसके हिसाब से कौन कौन सी मान्यता सही है, क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम किसको बोला गया है, जो हम पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन करते हैं ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई फॉर ए कंज्यूमर इक्वल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई बी मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक आप पढ़ते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जब ये तीनों में इक्वलिटी होती है तो ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम होती है। अब देखिए फर्स्ट में क्या बोला है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू बी प्राइस टेकर। अब आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में चाहे कोई प्रोड्यूसर हो या फिर क्या हो या फिर परफेक्ट कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर भी प्राइस को एक्सेप्ट करता है और प्रोड्यूसर को भी प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारी फर्म्स मार्केट में होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देखो क्या बोला गया है, देयर बी एन एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी। मतलब किसी भी कमोडिटी की मार्केट हो उसमें क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब है कहीं ना कहीं जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई इक्वल है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई ए कंज्यूमर की बी के बराबर होनी चाहिए, तो एफिशिएंसी होनी चाहिए, ये भी बात सही है। अगला देखिए, टेट द इकोनॉमी ऑपरेट एट सम पॉइंट ऑन यूटिलिटी फ्रंटियर पॉसिबिलिटी कर्व। ये बोल रहे हैं हमारी इकोनॉमिक्स ये कहती है कि हम यूटिलिटी पॉसिबिलिटी जो फ्रंटियर है उसके किसी भी पॉइंट पर ऑपरेट करनी चाहिए, क्योंकि यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर जितने भी ये पॉइंट्स हैं, मान लो ए बी सी डी, ये एफिशिएंसी को शो करते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा, क्योंकि आपकी दी गई सारी की सारी मान्यताएं करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए कौन सी बात बिल्कुल करेक्ट है, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यहाँ पर बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, खरीदने वाले भी ज़्यादा होते हैं, ये बात सही है। देयर इज़ नो बैरियर टू एंट्री, कोई भी आ सकता है मार्केट से, कोई भी फर्म इंडस्ट्री में एंटर कर जाती है, किसी को बाहर जाना हो जा भी सकती है, तो कोई बैरियर नहीं है एंट्री पर। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैव डिमांड कर्व। एकाधिकार प्रतियोगिता में एक फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है, तो आपको पता है AR ऐसा होता है, MR कैसा होता है, ऐसा होता है। तो AR और MR दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। पहली बात बोला गया है
मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड आउटसाइड द सिस्टम, और ये एक्सोजीनियस होती है। ये बात सही है। इकोनॉमी के अंदर मनी की कितनी सप्लाई होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि मनी की सप्लाई करने का काम किसका है, हमारी गवर्नमेंट का है। और हमारी गवर्नमेंट में एक अथॉरिटी होती है, वो क्या करती है, इकोनॉमी में टोटल मनी की सप्लाई करती है। तो हम क्या बोलेंगे, मनी की सप्लाई हमारी आउटसाइड द सिस्टम से डिटरमाइन होती है। ये एक एक्सोजीनियस फैक्टर है, तो ये करेक्ट है। सेकंड देखिए, एंडोजीनियस के बारे में क्या बोला गया है, बैंकिंग सेक्टर जो है अलोंग विथ फर्म हाउस होल्ड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। अभी स्टेटमेंट दोनों देखिए क्या दिए। पहली स्टेटमेंट में बोल दिया मनी सप्लाई हमारे सिस्टम से बाहर डिसाइड होती है, कोई मॉनेटरी अथॉरिटी डिसाइड करती है, ये बात तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोल दिया मनी की जो सप्लाई है, मनी की कितनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में, उसको कौन कौन इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम हाउस होल्ड सेक्टर इन्फ्लुएंस करता है, फर्म इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। ये सब लोग कौन क्या करते हैं, उसको हमारा बैंक सेक्टर इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित करना, ये सब लोग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारी अंदर के फैक्टर्स हैं, एंडोजीनियस फैक्टर है, ये बात बिल्कुल सही है। मनी की सप्लाई को जो भी चीज़ प्रभावित करेगी वो सारे फैक्टर एंडोजीनियस होते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच सेलर एंड बायर डील विद द प्रॉब्लम ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अब आपको पता है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, किसी एक पक्ष के पास तो अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जो दूसरा कोई पक्ष होता है उसके पास सेल एंड परचेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो मार्केट में क्या होता है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। अब क्वेश्चन यही है कि जब मार्केट में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, किसी के पास ज़्यादा सूचना है किसी चीज़ को लेकर, किसी के पास कम है, तो उस सिचुएशन में किस असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की समस्या को डील करने के लिए क्या करना चाहिए, उस टाइम मार्केट सिंगलिंग जो है ना, ये क्या करती है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से डील करने में ये मैकेनिज्म आपकी मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अ सिंगल प्राइस मोनोपोली मस्ट डैश इफ ही वांट टू इंक्रीज इट्स सेल। यहाँ पर बोला गया है कोई अकेला बंदा है, वो क्या है, उसकी मोनोपोली है, तो अगर वो अपनी सेल को, मतलब अपनी जितनी भी उसकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको ज़्यादा बेचना चाहता है, तो वो क्या करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है उसे सारे कंज्यूमर के लिए प्राइस को बढ़ा देना चाहिए। अब आप बताओ, एक बंदा अकेला है बेचने वाला, वो प्राइस बढ़ाकर अपने प्रॉफिट को तो बढ़ा सकता है, लेकिन प्राइस के बढ़ने पर क्या उसकी सेल बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। वो क्या करे, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो लोअर कर दे प्राइस सारे कस्टमर के लिए। अगर कोई चीज़ एक मोनोपोली बंदा 10 रुपये की एक बेच रहा है, तो वो उसको 5 रुपये की एक कर दे और सबके लिए कर दे, तो ऐसे में उसके कंज्यूमर बढ़ेंगे और उसका जो मोटिव है सेल को मैक्सिमाइज करना वो भी पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द पिगुअन सब्सिडी। अब आपको पता है जैसे पिगुअन टैक्स होता है जो कि मार्जिनल एक्सटर्नल जो कॉस्ट होती है ना, उसके मार्जिनल सोशल कॉस्ट जब बढ़ जाती है तब टैक्स लगा दिया जाता है। उसी तरह से पिगुअन सब्सिडी दी जाती है कि कोई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फैला रहा है, कोई पर्सन है उसका प्रोडक्ट इकोनॉमी में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी लेके आ रहा है, तो उसको क्या देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पिगुअन सब्सिडी होती है उसके बारे में बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है इट इज सेम एज पिगुअन टैक्स। सेकेंड ऑप्शन में बोला है इट मूव प्रोडक्शन टू सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखिए, पिगुअन टैक्स और पिगुअन सब्सिडी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे अलग अलग है, पिगुअन जो टैक्स है उससे क्या होता है कि कोई बंदा
ऐसी प्रोडक्ट को बना रहा है जो कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैला रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर पिगवन टैक्स लगा देती है। टैक्स लगाने से वो क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करता है। लेकिन पिगवन सब्सिडी क्या होती है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट के सब्सिडी देने से पहले वो प्रोडक्ट कम बन रहा होता है, अब उसको ज़्यादा बनाया जाता है। तो पिगवन टैक्स और पिगवन सब्सिडी एक दूसरे के अपोजिट है। पिगवन टैक्स प्रोडक्शन को कम करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन पिगवन सब्सिडी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दी जाती है। तो ये सेम तो नहीं है, सेम तो नहीं, अपोजिट है ना। जब पिगवन टैक्स लगेगा तो आपका प्रोडक्शन हो जाएगा कम, जब पिगवन सब्सिडी मिलती है तो आपका प्रोडक्शन हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो ये सेम तो नहीं है। तो फर्स्ट जो आपकी मान्यता है या जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए, इट मूव्स प्रोडक्शन टू सोशल ऑप्टिमम लेवल, कि क्या होता है, इससे आपका प्रोडक्शन सोशल ऑप्टिमम लेवल तक हो जाता है। ये बात सही है, क्योंकि पिगवन सब्सिडी दी ही इसलिए जाती है कि हम अपने रिसोर्सिस का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कम यूज़ कर रहे हैं। हम जितना प्रोडक्ट बना सकते थे उतना नहीं बना रहे। तो मान लो आप किसी चीज़ की 10 क्वांटिटी बना सकते हो, लेकिन आप बना रहे हो 2, तो ऐसे में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, फ़ायदे देती है, ताकि आप अपने स्केल को इंक्रीज़ कर दो। तो आपको क्या समझ आया, ये आपके प्रोडक्शन को सोशल ऑप्टिमम लेवल तक क्या कर सकता है, मूव कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका रॉन्ग है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सिग्नलिंग वाज फर्स्ट डेवलप बाय, जो मार्केट में सिग्नलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किन्होंने जो है डेवलप किया था, वो है मार्शल स्पेंस। तो ऑप्शन नंबर ए मिचेल स्पेंस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अ स्प्रे प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम बाइटिंग। एक ऐसा स्प्रे बनाया जा रहा है जो कि आपको मॉस्किटो से बचाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये जो स्प्रे है कौन बना रहा है, कॉम्पिटिटिव फर्म बना रही है। कॉम्पिटिटिव फर्म मतलब कॉम्पिटिशन के अंदर इसको बनाया जा रहा है, कोई एक फर्म उसको बना रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटकम ऑफ द मार्केट। अब मार्केट के अंदर एक ऐसी फर्म जो कि कॉम्पिटिशन में है वो इसको बना रही है, और क्या बना रही है, वो स्प्रे बना रही है जिससे सबको फायदा होता है। अब मार्केट में क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, द मार्केट विल बी डेमोन्स्ट्रेट सेकेंड वेलफेयर थ्योरम, कि जो मार्केट में सेकेंड वेलफेयर थ्योरम काम करेगी। ड्यू टू अनकैप्चर्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्प्रे आर प्रोड्यूस। ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, अब देखिए, अब आपको पता है कि मार्केट में ना स्प्रे है, और स्प्रे ऐसा है जो मॉस्किटोज को भगा देगा, मॉस्किटो भाग जाएंगे। लेकिन इसको कॉम्पिटिटिव फर्म मार्केट में जो कंपटीशन में है वो फर्म इसको बना रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये स्प्रे बनता है तो सब पर एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आएगी ना। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब इस स्प्रे को छिड़क कर किसी को भी मच्छर नहीं काटेगा, कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। अनकैप्चर्ड मतलब कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव फर्म ने उस चीज़ को कैप्चर नहीं किया है, किस चीज़ को, कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। और ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फर्म में कुछ फ्यू फर्म ही क्या कर रही है, इस स्प्रे को बना रही है। तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट में सिर्फ इस स्टेटमेंट से मार्केट में क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि आपके हिसाब से क्या सही है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के हिसाब से मार्केट में क्या रिजल्ट निकलेगा। मार्केट में यही रिजल्ट निकलेगा, ड्यू टू अनकैप्चर्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्प्रे जो है वो क्या किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जो ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल था। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं हिंदी आप लोगों को बता रही हूँ,
अगली बार से कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको क्वेश्चन की हिंदी भी समझाती हूँ। इस वाले क्वेश्चन पेपर में मेरे पास सिर्फ इंग्लिश मीडियम का ही वर्जन है। अगर आप लोगों के पास भी इकोनॉमिक्स के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं और आप चाहते हैं कि हम लोग उनको सॉल्व करें, तो आप मेरी जो ईमेल आईडी है economicsbydd@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।